चूंकि अब सोवियत रूस बचा नहीं तो नाटो चीफ के पास काम नहीं। दिस इज फर्स्ट टाइम जब नाटो कंट्रीज ने नॉन नाटो मेंबर्स को धमकाया हो। अगर हम इसका साथ नहीं दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटो बेइज्जत हो जाएगा। दुनिया के 32 जो देश हैं ये अपने अपने स्तर पर चोरी छुपे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो नाटो चीफ ने फिलहाल कही है कि हम 100% तक सैंक्शन लगा देंगे इंडिया, चाइना, ब्राजील पर, कि अगर रूस से व्यापार करते हैं तो इन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाना चाहिए। क्या यूरोप में इतना दम बचा है क्या कि वो इंडिया, चाइना, रशिया इनको कंबाइंड फेस भी कर सकता है? यूरोपियन यूनियन आज भी रूस के टॉप बायर बने हुए हैं। ऐसे में मार्क रूट का यह बयान केवल ढकोसलेबाजी है। ट्रंप ने आते ही नाटो कंट्रीज से कहा कि अगर तुमने इसमें पैसे देना बंद किया तो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए नाटो में रहने वाला नहीं। तो अमेरिका एक तरह से नाटो को फंड करके अब उसे युद्ध में उतारना चाहता है कि नाटो चीफ ने ट्रंप को एज ए डैडी रेफर किया था। ट्रंप जो है वो पुतिन पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप का जो पहले दिन से इंस्टेंस था कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये एंटी अमेरिका सेंटीमेंट डेवलप कर रही हैं। G7 कंट्रीज ने ऑयल को लेकर के कैप लगा दी। रूस ने हमको उससे भी सस्ता तेल दिया और उसके सस्ते तेल का फायदा अमेरिका ने भी उठाया, यूरोपियन यूनियन ने भी उठाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जिस व्यक्ति को आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है मार्क रूट। आप हैं नाटो चीफ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समूह जिसे अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो सोवियत रूस के खिलाफ उसका उपयोग कर सके। चूंकि अब सोवियत रूस बचा नहीं तो नाटो चीफ के पास काम नहीं, और ऐसे में नाटो चीफ ने हाल ही में भारत, ब्राजील और चीन को धमकाते हुए कहा है कि यदि आप लोगों ने रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा तो आप लोगों को 100% तक टैरिफ देना पड़ सकता है, आपको 100% सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। साथियों, यह खबर बड़ी है और यह कितनी बड़ी खबर है इसका इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिस इज फर्स्ट टाइम जब नाटो कंट्रीज ने नॉन नाटो मेंबर्स को धमकाया हो। यह खबर बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ में आता है। हमारी जो असल लड़ाई है वो नॉर्थ वर्सेस साउथ की है। नाटो या फिर विकसित राष्ट्र अपने आप को विकसित मानने का जो गर्व, दंभ पाल कर रखते हैं और उस दंभ के चलते उन्होंने ग्लोबल साउथ को जो एक साथ धमकाया है, यह अपने आप में किसी भी प्रकार से बर्दाश्त में नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देश को नाटो के मुखिया के द्वारा धमकाते हुए यह कहना कि यदि आप लोगों ने रूस को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया तो आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। यह व्यक्ति वही है जो 2 दिन पहले आप लोगों ने ट्रंप के साथ सीट साझा करते हुए देखा था। ऐसे में भारत पहले तो ट्रंप को सुनता आया कि भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड नेगोशिएट करा करके ही मैंने युद्ध रुकवाया, तो क्या भारत अब ट्रंप के बाद नाटो मुखिया की भी सुनेगा? क्या भारत के साथ चीन भी जुड़कर अमेरिका को जवाब देगा? जिस तरह से हाल ही में यूक्रेन के साथ अमेरिका ने किया कि हां तुम्हारे लिए हमने अपना देश, उल्टा कह सकता हूं कि अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को लगभग आधा ले ही लिया, अब उस यूक्रेन की हिफाजत के लिए रूस पर दबाव बनाने की ये जो तरीके हैं ये कितने कारगर होंगे, और उन सबसे ज्यादा जरूरी कि भारत अब अमेरिका के बाद नाटो मुखिया की भी सुनेगा। बड़ा सवाल है साथियों। आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी और इस विषय चर्चा को आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि यह अल्टीमेटली हो इस आदमी के लिए रहा है जो आदमी अपनी जिद के चलते, नाटो का सदस्य बनने के चलते अपने देश को बिकवा दिया हो, वो आदमी जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया हो। आज उस आदमी के लिए दुनिया के लोग इसलिए एक होने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम इसका साथ नहीं दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटो बेइज्जत हो जाएगा। साथियों, क्या आप भी चाहते हैं कि बाजार में आपको पता हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है? क्या स्टॉक परचेज करने के लिए शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है? क्या डीमैट अकाउंट से ट्रेड मैं कर सकता हूं? क्या होता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस? कैसे लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं और कैसे कुछ लोग ज्ञान के अभाव में खकपति हो जाते हैं? क्योंकि बिना ज्ञान के या फाइनेंशियल लिटरेसी के जो लोग स्टॉक में उतरते हैं वही सुर्खी बन जाते हैं कि इन्होंने बाजार में इतना पैसा डुबो दिया, लेकिन कुछ लोग एक्टिव ट्रेडर बन करके बढ़िया लाभ कमाते हैं। मेरा उद्देश्य आपके साथ इस कोर्स को साझा करने का केवल इतना है कि आपकी अज्ञानता आपको कर्जदार ना बना दे, आपको नुकसान में ना ले जाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली लिटरेट होना, ये समझना कि आफ्टर ऑल फाइनेंशियल ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, डिलीवरी ट्रेड क्या होता है, शेयर खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, कैंडल्स वर्क कैसे करती हैं, मार्केट का लोग पता कैसे लगाते हैं कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा या बाजार आज नीचे आएगा,
किस तरह से फंडामेंटल्स काम करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक क्या हैं, समझने के लिए आप चाहकर जुड़ सकते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट हमारे कोर्स में, जिसका लिंक एप्लीकेशन में उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट में उपलब्ध है, बातें बाजार की एप्लीकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। नाटो के मुखिया के द्वारा भारत, चीन और ब्राजील को यह कहते हुए कि आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए जाएंगे, यह खबर बड़ी खबर बनती है। By the Europeans, and secondly, that President Trump said basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. So I think it was a very smartly, wisely designed announcement yesterday by President Trump, but also the weapons I think is very important. And we will find the money in Europe to make sure that Ukraine has what it needs to be in the best possible position during these peace talks as soon as they start. आपको याद होगा ये वही मुखिया है जो 2 दिन पहले ट्रंप के साथ हमें कुर्सी पर बैठा जब दिखाई दिया था। उस समय ट्रंप ने इसी के सामने कहा था, क्या कहा था, कि हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका चाहे तो 50 दिन की रूस को मोहलत दे सकता है। इसी के ऊपर हमने 50 दिन का अल्टीमेटम वर्ड यूज किया था। रूस को कहा गया था कि 50 दिन के भीतर भीतर आप या तो सरेंडर करो, अदरवाइज यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी जाएंगी। और लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए मैंने कल के सेशन में जिक्र करते समय बताया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल पर रूस का पहले से यह कहना रहा है कि यदि किसी भी देश ने हमारे खिलाफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो मैं उसका भी युद्ध में शामिल होना स्वीकारूंगा, कि वो भी युद्ध में शामिल हो चुका है और ऐसा होते ही मैं उस देश को भी निशाना बना सकता हूं। ऐसे में 50 दिन का जो अल्टीमेटम ट्रंप ने रूस को देकर रखा हुआ है, इस अल्टीमेटम में दबाव टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं और उन दबाव टैक्टिक्स में इस व्यक्ति के द्वारा भारत, ब्राजील और चीन को एक साथ यह कहते हुए कि आप रूस के साथ व्यापार बंद कर दीजिए, 50 दिन की मोहलत एक तरह से इन्होंने हमें भी दे दी है। बाय द वे, नाटो क्या है हल्का सा इसके बारे में जान लीजिए, सो दैट आपको इस कलेश की असली वजह समझ में आ जाएगी। साथियों, नाटो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, उस समय पर दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजेताओं में एक साथ शामिल थे सोवियत रूस और यूएसए, लेकिन यूएसए अपने आप को पूंजीवादियों का गुरु मानते हुए या लीडर मानते हुए लीड कर रहा था। वहीं सोवियत रूस अपने आप को लेकर चल रहा था कि भाई मैं साम्यवाद का प्रवर्तक बनकर चलूंगा। दोनों की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन जीतने वाले धड़ों में दोनों शामिल थे। इन दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई ने अमेरिका को खुद का पक्ष मजबूत करने के लिए दुनिया के देशों को खुद के साथ मिलाने का काम दे दिया। इसी के चलते अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक समूह बनाया, जिसमें आज 32 देश हैं। असल में बनाया गया था इसे सोवियत रूस के खिलाफ उपयोग में लेने के लिए। 1991 में सोवियत रूस टूट जाता है, 15 देश नए बनते हैं, उनमें से एक देश रूस बनता है। तो सोवियत संघ में से निकल करके रूस निकला था। 1991 के बाद जब सोवियत संघ बचा ही नहीं, तो नियम अनुसार तो नाटो होना ही नहीं चाहिए था। नाटो का असल उद्देश्य खत्म हो चुका था। लेकिन नाटो का उद्देश्य अमेरिका ने अपनी हेजेमोनी यानी दुनिया में वर्चस्व बढ़ाने के लिए किया। इसी का एक आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 5 के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि यदि किसी भी नाटो कंट्री पर दुनिया में संकट आया तो ये 32 की 32 देश एक साथ होकर उस पर टूट पड़ेंगे। ये वो 32 देश हैं जो अपने साथ मिलकर के रहते हैं, इनका पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट रहता है और इस सपोर्ट का उद्देश्य होता है कि यदि किसी भी देश पर कोई आंच आई तो हम उस पर टूट पड़ेंगे। तो फिनलैंड इनका सबसे सेकंड अपडेटेड और स्वीडन सबसे लेटेस्ट अपडेटेड मेंबर कंट्री है। इन्हीं कंट्रीज में यूक्रेन साझा होना चाहता था। यूक्रेन को डर था कि एक दिन रूस उसको खा जाएगा। ऐसे में यूक्रेन ने चाहत दर्ज कराई कि मुझे नाटो में शामिल कर लो, क्योंकि नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 है उसके अनुसार अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो ये 32 देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और मान करके एक ही बार में रूस के खिलाफ टूट पड़ेंगे। पुतिन ने यूक्रेन को शामिल होने से पहले ही धर दबोचा कि बेटा तुम जब तक एंट्री करोगे उससे पहले ही मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देता हूं। यानी कि एक तरह से रूस ने यूक्रेन को नाटो के पास जाने ही नहीं दिया, जाने के नाम पर ही पीट दिया। ऐसे में नाटो के साथ ना आते हुए भी यूक्रेन जो है वो फंस गया। अब एक तरफ से नाटो कंट्रीज के साथ जाने का दर्द वो भुगत रहा है, ऐसे में उसे वो कैसे बचाएं, इसलिए नाटो धमकाने का प्रयास कर रहा है और धमकाते धमकाते वो दुनिया के
साथ 32 जो देश हैं ये अपने अपने स्तर पर चोरी छुपे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। खुलेआम कोई मदद नहीं करता, लेकिन मिलिट्री सहायता के नाम पर यह सहायता अपनी तरफ से भेजे जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में फंसा हुआ जो नाटो है, असल मायने में वो एक और संघर्ष से इन दिनों गुजर रहा था। और वो क्या था? ट्रंप जैसे ही आए, ट्रंप ने आते ही नाटो कंट्रीज से कहा कि आप लोग पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो, क्योंकि नाटो वास्तविकता में बना भी अमेरिका की चाहत पे था। लेकिन अमेरिका ने जहां शुरुआत में तो इन देशों को इकट्ठा किया ये कह करके कि चिंता मत करो, सब मिलकर के एक साथ युद्ध करेंगे, लेकिन वहीं वो अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में नाटो कंट्रीज को यह कहते हुए धमका दिया कि अगर तुमने इसमें पैसे देना बंद किया तो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए नाटो में रहने वाला नहीं हूं, मैं अपनी सुरक्षा खुद करना चाहता हूं। ट्रंप ने शुरुआती दिनों में ही यह कह दिया था कि यदि हर देश ने अपनी जीडीपी का 5% नाटो के फंड में नहीं डाला तो मैं तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। एक तरह से बार्गेनिंग करते हुए ट्रंप ने नाटो कंट्रीज से फंड इकट्ठा करवा लिया। अब फंड तो इकट्ठा हो गया, अब उस पैसे का करें क्या? पैसे के लिए जरूरी होता है युद्ध में उतरे रहना। तो अमेरिका एक तरह से नाटो को फंड करके अब उसे युद्ध में उतारना चाहता है। क्या आर्टिकल 5 आज तक यूज में आया है? क्या आया है? अमेरिका ने ही यूज किया था नाटो फोर्सेस का पूरा की पूरा फंड, या फिर कहिए उनका साथ, जब उसे अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ जाना था। ऐसे में आज का सवाल यह है कि नाटो, जो कि इस समय दिशाहीन था, पहचान के संघर्ष में था, क्योंकि अमेरिका ने जिसे धमका रखा था, अब मार्क रूट के नेतृत्व में यह सुन रहा है कि यदि किसी ने रूस के साथ व्यापार किया तो उसे सैंक्शन भुगतने होंगे। सैंक्शन क्या नाटो लगाएंगे? क्या नाटो कंट्रीज भारत पर या चाइना पर सैंक्शन लगाएंगे, या फिर यह व्यक्ति बोल किसी और के शब्द रहा है? यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा यूक्रेन जो है वो पहले से नाटो के साथ रहा है, नाटो का अलाई बनने का प्रयास किया है। जो भी नाटो चीफ होते हैं ये इन देशों में से किसी ना किसी देश के बड़े मुखिया रहे होते हैं। जैसे फिलहाल जो मार्क रूट हैं ये कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड थे। इनसे पहले जो जेंस स्टोलबर्ग थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे थे। ये जो लोग होते हैं, जैसे पहले स्टोलनबर्ग थे, ये बाइडेन के बहुत करीबी माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बाइडेन ने अपनी तरफ से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया था। अब जो ये मार्क रूट हैं, ये 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका एक बार गए थे। उस समय पर मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नीदरलैंड डच के नाम से जाना जाता है, होलैंड के नाम से जाना जाता है। यहां पर नीदरलैंड के इस व्यक्ति ने, यानी कि ये जो मार्क रूट है, इसने ट्रंप के सामने कुछ बोल दिया था, जिसका मीडिया ने कहा कि ये बड़ा ब्लंट आदमी है। इसने ट्रंप के सामने बोल करके एक तरह से उसकी इज्जत को बेइज्जत कर दिया है। लेकिन अब जब से ये नाटो चीफ बना है, इसे समझ में आ चुका था कि ट्रंप मुझसे पुराने समय का बदला निकाल सकते हैं। इसीलिए ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मार्क रूट जब नाटो चीफ बनाए गए तो ये इसके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। आपको याद होगा कि नाटो चीफ ने ट्रंप को एज ए डैडी रेफर किया था, कहा था कि आप तो नाटो के अब्बा हैं, आपके अभाव में नाटो चलेगा कैसे? आप हैं तो नाटो है, और आप नाटो की बैठक में आइए, क्योंकि आपका सब इंतजार कर रहे हैं, और आपकी वो 5% वाली बातें मान ली हैं। यही वो व्यक्ति है जो इस समय एक तरीके से कहिए तो मसाला लगा रहा है, किसके? ट्रंप के। उसको मनाने का प्रयास कर रहा है कि ट्रंप आप मान जाओ, क्या पता आपकी नाराजगी हमें बेरोजगार ना कर दे, हमारी सुरक्षा कौन करेगी? इसीलिए यह व्यक्ति इन दिनों यात्रा पर गया हुआ है अमेरिका की, और वहां पर ट्रंप से जब बतिया रहा था तो ट्रंप ने इसके मुंह से यह लाइन बुलवाई, क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिनों पहले अपने एक सांसद से भी, सीनेटर से भी लाइन बुलवाई थी। अब मार्क रूट के माध्यम से यह बात बुलवाई। एक तरह से इनडायरेक्टली ट्रंप जो है वो पुतिन पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने पुतिन के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत किया है, या कहिए तो रूस के साथ संबंधों को बहुत मजबूत किया है। और मजबूती में हमने ऑयल का बहुत भरपूर दोहन किया है, रूस से ऑयल परचेज किया है। अगर आज भारत और रूस के बीच में 60-65 बिलियन डॉलर का व्यापार भी अगर है, तो उसमें से 90% जो व्यापार है वो रूस से माल खरीदने में ही है। हमारे इंपोर्ट बिल बड़े हैं। ऐसे ही अगर चाइना की बात करें तो वो लगभग 250 बिलियन डॉलर का रूस से व्यापार करता है, जिसमें ऑयल परचेज सबसे ऊपर आता है। रही बात ब्राजील की, वो तो चने में घुन के समान पिसा है, क्योंकि ताजा ताजा आपको मैंने बताया था कि ब्राजील और ट्रंप की बन नहीं रही है। जो लूला डी सिल्वा है ब्राजील के राष्ट्रपति, वो ट्रंप के खिलाफ हो रखे हैं। तो मार्क रूट ने ब्राजील को भी इसीलिए लपेट लिया कि तुम ना ट्रंप के खिलाफ थे, इसलिए तुमको भी हम सैंक्शन में लाद सकते हैं अगर तुमने रूस से संबंध नहीं तोड़े। किस तरह के संबंध? ब्राजील का रूस के साथ जो व्यापार है वो मात्र 13-14 बिलियन डॉलर के आसपास का है। ऐसे में फिर भी
भी इसको धमका दिया गया ब्राजील को कि तुमने अगर संबंध नहीं तोड़े। असल मायने में ट्रंप का जो पहले दिन से इंस्टेंस था कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एंटी अमेरिका सेंटिमेंट डेवलप कर रही हैं। तो ब्रिक्स के अंदर ब्राजील को धमका दिया गया, चाइना को धमका दिया गया, इंडिया को धमका दिया गया। किसके साथ देने के लिए? रशिया का साथ देने के लिए। बचा कौन? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के रामफोसा को तो टेबल पर बिठा के धमकाया है, और मस्क को यह तक कह दिया कि तुम बेटा साउथ अफ्रीका जाने वाले हो क्योंकि तुम आए वहीं से थे। एक तरह से इन ब्रिक्स कंट्रीज को अमेरिका बहुत बुरी तरह से, या कहिए तो ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिका को बहुत बुरी तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के लीडर बनते जा रहे हैं, उन देशों के लीडर बन रहे हैं जिन देशों को पहले कभी किसी ने हाशिए पर छोड़ा हुआ था। अब ये देश धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और इन लोगों की लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास समय हो, ऐसे में आप समय अभाव में हैं, आप जॉब करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, आप जब फुर्सत में हो उस समय भी आपका पैसा आपके लिए किसी इक्विटी का हिस्सा बनकर या किसी डेट का हिस्सा बनकर आपका रखा धन बढ़ा रहा हो, तो ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी है हमारा ये कोर्स, जो कि म्यूचुअल फंड पर आपकी समझ विकसित करता है। म्यूचुअल फंड कौन से आपके लिए उपयुक्त होंगे? अगर आप पेंशन पर जाने वाले हैं, या बच्चों की पढ़ाई के लिए लेने वाले हैं, अपने विवाह की तैयारी करने वाले हैं, या अपने फर्दर ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल एक कोर्स प्लान किया हुआ है। आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों कोर्स, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आप इन दोनों को एक साथ परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत ही किफायती दरों पर उपलब्ध होते हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए। भारत ने रूस से तेल खरीदा, यह सत्य है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदकर ना केवल खुद का बल्कि दुनिया का भला किया, यह दूसरा सत्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वॉर टाइम में, जब से फरवरी 2022 से संघर्ष चल रहा है, भारत के द्वारा कई मंचों पर, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, भारत के तमाम जो लोग हैं, डिग्निटरीज हैं, उन सब ने यही कहा कि हम ऑयल केवल खुद के लिए नहीं खरीद रहे। हमारे जैसा देश जो 85% ऑयल इंपोर्ट करता है दुनिया के 40 देशों से, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अलग अलग देशों से करते हैं। सस्ता तेल इंपोर्ट करके हम दुनिया में प्राइस की जो डिमांड एंड सप्लाई के चलते, डिमांड जब इंक्रीज हो रही हो और प्राइस बढ़ जाए, तो हमने प्राइस को कंट्रोल रखने में कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम गल्फ कंट्रीज पर या अन्य 40 देशों पर निर्भर रहते तो हमारी डिमांड बढ़ना मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें बढ़ाता। ऑयल की बढ़ती कीमतें आप लोग हैंडल कर नहीं पाते। हमने तो रूस से खरीद करके प्राइस को सेटल किया है, लेकिन ये लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं होते। खैर एनीवे, भारत ने जितना भी तेल खरीदा उसके चलते रूस के पास पैसा गया, यह सत्य है। और बाइडेन ने भी मोदी को उस समय भी कहा था कि भाई इसका कोई रास्ता निकालो कि आप लोग कैसे ऑयल परचेज करते रहोगे, कहां रुकोगे। ऐसे में कहते हैं कि G7 कंट्रीज ने ऑयल को लेकर के कैप लगा दिया कि $50 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल नहीं खरीदोगे। रूस ने हमको उससे भी सस्ता तेल दिया और उसके सस्ते तेल का फायदा अमेरिका ने भी उठाया, यूरोपियन यूनियन ने भी उठाया। हमने इनसे तेल लिया, हमने रिफाइन किया, जामनगर रिफाइनरी में हमारे रिलायंस के यहां पर रिफाइन हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने हमसे वही रूसी तेल खरीदा है, अमेरिका तक ने हमसे तेल खरीदा है। लेकिन अब अमेरिका चाह क्या रहा है कि कैसे करके मैं पुतिन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करूं, और उसके लिए उसने सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब यह हुआ कि यदि आप लोग नहीं रुके तेल खरीदना तो हमें रूस पर तो प्रतिबंध लगाएंगे ही, हम उस पर तो सैंक्शन लगाएंगे ही, लेकिन तुम लोग उससे व्यापार कर रहे हो तो तुम पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। यही बात नाटो चीफ ने फिलहाल कही है कि हम 100% तक सैंक्शन लगा देंगे इंडिया, चाइना, ब्राजील पर। यह सवाल बड़ा है साथियों। आज यह व्यक्ति बोला केवल ट्रंप के मुंह बोले शब्दों को। यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, अपने एक सांसद से, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, लिंडसे ग्राहम नाम था इनका, इनके माध्यम से ट्रंप ने बुलवाया था और यह व्यक्ति आकर कैमरे पर बोला था कि मैं गोल्फ खेलने गया था तो ट्रंप ने कहा हाँ ये बात बोल दो कि अगर रूस से व्यापार करते हैं तो इन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाना चाहिए। यार टैरिफ ना हो गया, यह हथियार के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। आफ्टर ऑल भारत कब तक सहेगा, ये दुनिया कब तक सहेगी? टैरिफ के नाम पर हम कब तक जलील होते रहेंगे? अब तक 20-25 बार अमेरिका ये बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध मैंने टैरिफ के नाम पर रुकवा दिया, ट्रेड के नाम पर रुकवा दिया। अब ये व्यक्ति फिर निकलकर आए थे, इनके बाद में अब जैसे ही ये मार्क रूट आकर गए हैं, इनको कहलवा दिया कि तुम बोल दो ये
वाली बात। पहले 500% टैरिफ की धमकी दी गई थी, अब 100% टैरिफ की धमकी दी गई। टैरिफ 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 टैरिफ। अमेरिका लगातार टैरिफ को वेपन के रूप में यूज में ले रहा है। इस व्यक्ति को भी जब इन्होंने पहले धमकाया था कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो पलट गए थे। लूला जी हैं, ये आपको याद होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आपको लगता है कि किसी सॉवरेन कंट्री के साथ आप कुछ कर सकते हैं, गलतफहमी निकाल दीजिएगा। अब भाई साहब इनको भी वापस से धमका दिया गया कि तुम्हारे साथ गलत कर देंगे। तो मार्क रूट का यह कहना जो है वो किसी भी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 दिन बाद आप नाटो चीफ नहीं रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो आपको जाना ही है, वापस अपने देश लौट कर जाओगे। किस कैपेसिटी से आप दुनिया के अंदर मुंह दिखाओगे? आज ट्रंप को खुश करने के लिए, जिन्हें तुमने डैडी कहा, लिटरल सेंस में ये व्यक्ति डैडी बोला है भाई, जिसको तुमने डैडी कहा, आज उसको खुश करने के लिए तुमने इतनी हदें पार कर दी। लेकिन क्या यूरोप में इतना दम बचा है क्या कि वो इंडिया, चाइना, इनको कंबाइंड, रशिया, इनको कंबाइंड फेस भी कर सकता है? क्या ये 3 देश अगर मिल जाएं तो यूरोप में इतनी क्षमता बची है कि वो तुम्हारे जैसे नेता को बचा के बाद में ले जाएगी? इसे ये सोचना चाहिए था। और यही कारण है कि इसके बयान की अब निंदा हो रही है। लोग इसको उठा उठा करके पूछ रहे हैं कि रूट तुमने ये क्या कर दिया? तुम जिस तरह का सवाल पॉइंट बोल दिए हो, तुम्हें बचना चाहिए था। ट्रंप के शब्दों को तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अपनी नौकरी चलाए रखने के लिए ट्रंप को खुश करना था, पुराने 2018 के पाप मिटाने थे, इसके लिए टीआरपी गेम में नहीं उतरना था। तुम्हें पता नहीं तुम यूरोप को संकट में डालकर चले आए हो। तुम्हारे चक्कर में आने वाले समय में अगर ये लोग गलत कार्रवाई कर दिए, ये देश एक होकर के सप्लाई चेन बाधित कर दिए या फिर अपना बाजार रोक दिए, तो यूरोप की स्थिति खराब हो जाएगी। ये तमाम प्रकार के जो वैल्यूज हैं वो निकल कर आते हैं। एक ट्वीट बड़ा अच्छा निकल कर आया जिसमें यह बात साफ मेंशन की गई कि नाटो चीफ ने भारत के साथ जो बर्ताव किया वो तो सराहनीय है ही नहीं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन खुद 7% तेल आज भी रशिया से मंगा रहा है। हंगरी और स्लोवाकिया जो कि ऑलरेडी इसके साथ तेल मंगा रहे हैं, क्या उन्हें सैंक्शन किया जाएगा? टर्की जो कि बड़ी मात्रा में रूस का तेल मंगाता है और वो खुद एक नाटो कंट्री है, क्या नाटो कंट्री उसके खिलाफ कुछ बोल पाएंगे? तो जब ये रशिया के खिलाफ होने के नाम पर अपने नाटो मेंबर्स को, जो यूरोपियन यूनियन सदस्य हैं या फिर जो इसके नाटो अलाइज हैं, उनको नहीं कुछ कहते, तो भारत को किस मुखौटे से कह पाते हैं? पर कुल मिलाकर के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। भारत इस बात को समझता है, भारत समझता है, इसीलिए बहुत सारे मंचों पर यह कहता है कि यूरोप को कई बार लगता है कि उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। यह बात गलत है। भारत के विदेश मंत्री ने भी कई बार कहा है और पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने तो हाल ही में ताजा बयान देते हुए कहा कि हम किसी एक देश से तेल नहीं मंगाते, हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं। और जब हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं तो ऐसे में यह कहना कि हम रूस से तेल मंगा करके अपना भला कर रहे हैं, हम दुनिया का भला कर रहे हैं, हम डिमांड सप्लाई में डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं ताकि दुनिया को तेल सस्ता उपलब्ध हो सके। और यह बात हमसे अमेरिका ने खुद स्वीकारी है कि हां आप तेल लेते रहिए ताकि दुनिया को प्राइस कम मिलेगा। एक और तर्क है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, रूस के साथ हमारा तेल लेना इनको दिखाई देता है, लेकिन आपके सामने मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं। जैसे ऑयल के जो और प्रोडक्ट्स हैं उसमें तुर्की जो कि एक नाटो कंट्री है वो टॉप पर आता है रूस से आज भी सामान परचेज करने वालों में। क्रूड ऑयल में चाइना, कोल में चाइना, एलएनजी के अंदर यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है, पाइपलाइन गैस में यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है जो कि नाटो मेंबर्स भी हैं। ऐसे में और प्रोडक्ट्स में हम केवल एक जगह पर हैं और वो केवल ऑयल है। ऑयल के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स में खुद टर्की जो कि एक नाटो मेंबर है, एलएनजी के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन गैस के, लिक्विड नेचुरल गैस के अंदर यूरोपियन यूनियन आज भी रूस के टॉप बायर बने हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना के द्वारा माल परचेज किया गया, यह सत्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें अमेरिका भी आज तक परचेज कर रहा है। मैं आपको बताया था मॉस्को टाइम्स की एक खबर के हवाले से 2 महीने पहले की कि जिस एनरिच्ड यूरेनियम के नाम पर अमेरिका ने ईरान को छलनी कर दिया कि तुम एनरिच्ड यूरेनियम बना रहे हो, वो एनरिच्ड यूरेनियम खुद अमेरिका रशिया से आज भी परचेज करता है। भाई एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल रशियन वार मशीन। और ये बात अल्टीमेटली बहुत बड़ा इनका दोहरा चरित्र दर्शाती है कि तुम यार खुद तो परचेज करते हो रशिया से और दुनिया को मना कर रहे हो। ऐसे में मार्क रूट का यह बयान केवल ढकोसलेबाजी है, एक तरह की ऐसी बयानबाजी जिसका वर्ल्ड ऑर्डर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने यह बयान दिया है इसकी भारत को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया तो पुतिन से ही अपेक्षित है कि वो क्या करने वाले हैं। तो पुतिन ने अभी तक वॉर जब रोकी ही नहीं है तो ऐसे में तो वो प्रतिक्रिया खुद के हिसाब से दे ही चुके हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं गांठता, तुम पहले सैंक्शन लगाते अब लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की तरफ से भले ही बयान ना आया हो इनके इस बयान पर, लेकिन
चाइना की तरफ से बयान पर रिप्लाई आ चुका है और चाइना ने इस बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि डायलॉग्स और नेगोशिएशंस केवल वो तरीके हैं जो यूक्रेन क्राइसिस को मिटा सकते हैं। दुनिया में अगर एक तरफा सैंक्शन और प्रतिबंध लगाने का नियम आप लोग तैयार करेंगे तो याद रखिएगा इस जंग में कोई नहीं जीतेगा। और यह बात चीन ने करके भी दिखा दी। चीन ने जिस तरह से रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को रोककर अमेरिका को घुटने के बल बिठा दिया। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व जब ट्रंप ने 140% से ऊपर टैरिफ लगा दिया था, तब चीन ने केवल रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट रोका और उसके रोकते ही तुरंत अमेरिका सरेंडर कर दिया और चीन के साथ ट्रेड डील कर लिया। यह है अमेरिका का असली सच। खैर, फिलहाल के लिए भारत को आवश्यक है कि इस विषय पर अब खुलकर बोले। टैरिफ के मामले पर नेगोशिएशन अपने स्थान पर है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के लिए भारत को आवश्यक है कि ऐसे किसी भी वक्तव्य का अच्छे स्तर पर, मतलब विदेश सचिव के माध्यम से ही नहीं अपितु विदेश मंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथियों, यदि आप चाहते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या एसएससी किसी भी जगह तैयारी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी से समझ विकसित करना, आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन इन विषयों पर इतना मजबूत हो कि भविष्य में जब भी आप इन विस्तार से चर्चा करने का मन करें तो आपको अंदर से ये इनर कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल बेसिक से समझा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बेसिक से, एनसीईआरटी से एक अच्छी समझ विकसित करना, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए मेरा बनाया हुआ कोर्स, जो कि मैंने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराया है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में चारों सब्जेक्ट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, इतनी ही बड़ी स्क्रीन पर, साथ में सारे टेस्ट कंटेंट पूरी तरह से डाउनलोड करने योग्य। उसे आप हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हाँ, ये जो हमने कोर्स बनाया है ना, इसमें जो कंटेंट पढ़ाया गया है आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो प्रिंट हम आप तक भेजें, तो हमारे द्वारा आपके लिए प्रॉपर अपने नोट्स को वापस से रीराइट करवा दिया गया है, अपडेट करवा दिया गया है। इस साल 2025 के मध्य तक की सारी जानकारियां, चाहे वो इकोनॉमी हो या राजनीति, इन सभी में हमने आपकी जानकारियां अपडेट करा के हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध करा दी हैं। आप अगर केवल नोट्स चाहते हैं तो भी उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से या फिर इस यूट्यूब स्टोर से जो नीचे दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।